मैं डॉक्टर NS राणा, प्राध्यापक सस्य विज्ञान एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर का कार्य देख रहा हूँ। मैंने पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण की। उसके पश्चात पन्नागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 2003 में यहाँ प्रोफेसर एग्रोनॉमी मैंने अपना योगदान दिया था और मेरा जो मुख्य शोध का विषय रहा है वो गन्ना रहा है। गन्ने पर मेरा शोध कार्य रहा है। जो प्रजातियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रजातियां संस्तुत हैं। वर्तमान में को 0238 प्रजाति है। ये काफ़ी हद तक सफल रही है और किसानों के स्तर पर उगाई जा रही है। जी। इस प्रजाति में कुछ समस्याएं आने लगी हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि जो बीज की स्वच्छता और गुणवत्ता है उस पर ध्यान नहीं है। जी। तो बीज स्वच्छता और गुणवत्ता पर ध्यान देकर के बीज उपचार करके इस समस्या का काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ तक इनकम बढ़ाने का प्रश्न है, अब जब हम प्रजाति रिलीज़ करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो वर्तमान प्रजाति हैं उससे कुछ अधिक उपज देने वाली हो। बीज की गुणवत्ता का सीधे उपज और आय पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ गन्ने में क्या है कि अंतःसस्यन यानी कि जो दूसरी फसलें हैं इसके साथ उगाई जा सकती हैं। उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये है कि गन्ना अगर हम देखें तो गन्ने में लगभग 30 से 50 दिन अंकुरण में लग जाता है। उसके पश्चात पहले 3 माह या 3.5 माह उसकी वृद्धि बहुत कम होती है। तो एक प्रकार से शुरुआत के 100 दिन हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम गन्ने के साथ दूसरी फसलें ले सकते हैं। गन्ना शरद काल में इस क्षेत्र के लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि वो उनके मन में ये सोच है कि हम अगर ये लेते हैं तो फिर गेहूँ नहीं ले पाएंगे। जी। ऐसा नहीं है। गन्ने को शरदकालीन में लेकर के उसके साथ में गेहूँ लेने की कई संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में या प्रथम पखवाड़े में गन्ना बो दें, उसके बाद नवंबर पर जब सही समय आए उस समय पर आप गेहूँ की बुआई कर सकते हैं और गेहूँ की पैदावार काफ़ी अच्छी मिलती है। और गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में हम 3 पंक्तियाँ गेहूँ की आसानी से ले सकते हैं। और जब गेहूँ उसके साथ चले तो सारा प्रबंधन हम गेहूँ के अनुसार करते हैं। और गन्ना उसका कई फ़ायदे हैं कि जैसे दिसंबर जनवरी के माह में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड का विपरीत प्रभाव होता है गन्ने के ऊपर। तो जब गेहूँ उसमें ले रहे हैं, लगातार हम पानी भी दे रहे हैं, तो उससे माइक्रो क्लाइमेट ऐसी होती है कि गन्ने के ऊपर लो टेम्परेचर का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो गेहूँ काटने के तुरंत बाद फिर आप उसमें सिंचाई और खाद संस्तुति के अनुसार देना शुरू कर दें तो गन्ने की भी पैदावार अच्छी मिल जाती है। आवश्यकता ये है कि जैसे ही अंतर फसल को काट लें हम उसके पश्चात प्रबंधन तुरंत उसका शुरू कर दें। जी। तो जैसा आपका ये गेहूँ ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, फ्रेंच बीन है फलियों के लिए वो ले सकते हैं शरदकालीन काल में, और भुट्टे ले सकते हैं। मक्का भुट्टे के लिए आराम से ली जा सकती है। जी। तो बहुत सारी फसलें हैं जो उस समय पर आलू जी। आलू एक बहुत अच्छी फसल है। 2 लाइनों के बीच में 90 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई करते हैं। 2 पंक्तियाँ आलू की बड़ी आसानी से ली जा सकती हैं। एक भी ले सकते हैं। अगर एक ले रहे हैं तो लाइन में आलू से आलू की थोड़ी कम कर देते हैं, 2 रखते हैं तो थोड़ा घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्कोप्स हैं। और जब अंतर फसल लेते हैं तो अंतर फसल से मान कर चलें आप गन्ने की भी खर्च और अंतर फसल का खर्च सारा निकल जाता है। जी। तो गन्ने से जो पैदावार मिलती है वो अच्छी इनकम बढ़ाने में सहायक होती है। जी। लेकिन थोड़ा सा यह है कि अंतःसस्यन फार्मर्स के लेवल पर पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। एक तो ये है कि अंतःसस्यन में लेबर इंटेंसिव है। तो थोड़ा सा जो ग्रामीण युवा हैं उनका रुझान खेती की तरफ थोड़ा कम हो रहा है। तो एक समस्या है जिसके कारण अंतःसस्यन थोड़ा किसान नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ये भी होता है कि कभी कभी समय पर उनको उचित प्रजातियों के बीज भी नहीं मिल पाते हैं। तो अब आते हैं बसंतकालीन गन्ने में। तो बसंतकालीन में 2 मुख्य फसलें हैं, मूंग और उड़द है, जिनको हम ले सकते हैं और जिनसे हमें आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो यदि दोनों की तुलना करें तो मूंग बेहतर है और उसके पश्चात उड़द आती है। तो इनकी उचित प्रजाति हम आराम से ले सकते हैं। अगर हम मूंग ले रहे हैं तो उसकी 2 पंक्तियाँ और उड़द ले रहे हैं तो उसकी 3 पंक्तियाँ हम ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि यदि हम देखें तो हमारे यहाँ अलग अलग सीजन्स हैं। जी। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। जी। तो
क्लाइमेट चेंज में अगर टेम्परेचर बढ़ता है जी। तो उसकी एक सबसे बड़ा जो निदान है और व्यवहारिक निदान है, वो निदान ये है कि हम अपने फसलों के सोइंग और हार्वेस्टिंग में थोड़ा मैनिपुलेशन कर लें, जी। आगे या पीछे कर लें क्रोप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें तो प्लांट में अडेप्टेशन की कुछ मैकेनिज्म होती हैं, वो भी करेंगे, लेकिन हमारा ये है कि जैसा टेम्परेचर्स हैं, यदि हम देखें तो बहुत पहले जो ट्रेडिशनल व्हीट वैरायटीज़ थी उनकी सोइंग कब होती थी, और अब सोइंग के साइकिल में चेंज आया नहीं है। पहले अगर आप देखें तो क्षेत्र में गंगा स्नान से पहले सारा गेहूँ बो करके तब लोग गंगा स्नान को जाते थे, और अब ये स्थिति है कि उसके बाद ही ज़्यादातर बुआइयाँ होती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि चेंज के साथ साथ टेम्परेचर चेंज और क्रॉप की रिक्वायरमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए अगर अगेता करना है तो अगेता कर लें, थोड़ा पछेता करना है तो पछेता कर लें, जी। क्योंकि जो चेंजेस आएंगे वो पूरे साइकिल में आएंगे, और उस ऐसा कर हम उस फसल को उसके अनुकूल वातावरण देने में सक्षम होंगे। जो केमिकल्स का प्रयोग हम ये कहें कि पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। जी। जहाँ तक केमिकल्स के प्रयोग का बात है, अगर हम इसका सही समय पर और सही केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दुरुपयोग है, और उसके फसल को परिणाम मिलने के बजाय एनवायरमेंटल कंसर्न्स या एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो फिलहाल क्या है कि किसानों के पास जानकारी नहीं है, वो सामान्यतः जो ट्रेडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनके पास जाते हैं और उनको भी इतनी जानकारी नहीं है, तो उनसे उनको सलाह मिली वो उसको प्रयोग में ले आते हैं। रोकथाम के लिए है कि सबसे पहली बात है जो प्रिवेंटिव मीजर्स हैं उन पर ध्यान दें। जी। सबसे पहला समय पर आपके खेत की जुताई और ये सब कर लें। जी। ग्रीष्मकालीन जुताई जिसको हम बोलते हैं, अगर जी। समय परमिट कर रहा है तो वो भी करें। दूसरा, गन्ने में जो बीज स्वच्छता है इस पर ध्यान दें। बीज फसल अलग से, बीज नर्सरी अलग से हम उगाएं और उसमें छांट करके बीज बोएं, और उसमें एक स्मॉल स्केल पर जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। फिर उससे जब बीज लें तो बीज अपने आप ही शुद्धता में शुद्ध रहेगा, और उससे आने वाली फसल में कीटों और बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कई बीमारियां हैं जो मोस्ट एंड डॉटर ट्रीटमेंट है, उससे उसका निदान पाया जा सकता है, जैसे एल्बिनो है, ग्रास इश्यू डिजीज़ बोलते हैं। अगर खेत में आ गई तो उसका निदान कुछ नहीं है, खाली ये कि उसको झुंड को निकालिए। बाकी अगर आपने मोस्ट एंड डॉटर ट्रीटमेंट करा लिया है तो फिर वो समस्याएँ नहीं आएगी। शोध का यह है कि गन्ने में जहाँ तक है, गन्ने में है कि हमारी प्रजातियाँ ठीक से समय के अनुसार आती रहें। एक 5 से लेकर के 7-8 साल के बाद दूसरी प्रजाति की अगर हम देखें, फिलहाल एक प्रजाति 238 का काफ़ी क्षेत्रफल है, अगर उसमें कोई समस्या है तो किसानों को बहुत हानि हो सकती है। तो बेहतर है कि हम एक साथ कई वैरायटीज़ रखें जिनको कि चलते हैं। तो नई प्रजातियों को विकसित करना, जैसा हमारा रेड रोट है, मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ही रिलीज़ होती हैं तो उसको हम रखें। दूसरा ये है कि समय के हिसाब से जो नई फसलें हैं उनको उसमें फिट करने के लिए इंटरक्रॉपिंग है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ को समय समय पर रिवाइव करने की आवश्यकता होती है। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारी मृदा है, क्लाइमेट है, ये सब इनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, फर्टिलिटी को लेकर। तो उसी के अनुसार हमें अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस हैं, वाटर मैनेजमेंट है, सोइंग शेड्यूल है, हार्वेस्टिंग शेड्यूल है, इनको हमें थोड़ा सा उसी के हिसाब से समय के अनुसार उसको शोध करके परिवर्तित किया जाना चाहिए। सर, कृषि जागरण से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।